देखिए, ज्योतिष वेदांग के अंदर जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं वो है अलाइनमेंट। पहले तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग ना अपना अपना ये जो फेस कवर है जो आपने आगे लगाया हुआ है, इस फेस कवर को हटा दीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकूं। और आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस अगर मेरे होंगे तो आप लोग कम से कम जो है अपना नोट दे सकें, हाथ उठाकर दे सकें या गर्दन को हिला के। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है तो थोड़ा सामने आ जाइए। जाहिर सी बात है कि आप सब लोग जो हैं वो YouTube पर ज्योतिष वेदांग के व्यूअर्स हैं और आप सब लोगों ने ज्योतिष वेदांग की वीडियोस ऑलरेडी देखी। तो पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो हमारे अलाइनमेंट टेक्निक को जानते हैं कि जब हम अलाइनमेंट की बात करते हैं तो व्हाट इज अलाइनमेंट। कितने लोगों को पता है कि अलाइनमेंट ऐसी कुछ कोई चीज है, कोई वस्तु है, किसी चिड़िया का नाम है अलाइनमेंट? सब लोगों को पता है? ओके, गुड। चलिए, जिनको नहीं पता मैं सबसे पहले उन लोगों को बता दूं कि जब हम अलाइनमेंट की बात करते हैं तो अलाइनमेंट से हमारा मतलब है ग्रहों के साथ में मिलकर काम करना। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से समझा गया है, किस तरीके से पढ़ाया गया है, ये अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से हम ज्योतिष को पढ़ाते हैं या हम ज्योतिष को समझाते हैं उसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो यूनिवर्सल ट्रिनिटी का आता है। यूनिवर्सल ट्रिनिटी, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये आज आपकी कोई क्लास नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है। लेकिन इस इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंट्रोडक्शन भी आपके बहुत काम आने वाला है। मैं आप लोगों को पहले क्लियर करूं तो सबसे पहली चीज जो हम यहां पर बताते हैं वो है यूनिवर्सल ट्रिनिटी। और यूनिवर्सल ट्रिनिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 3। पहला, जिसको आप फेट या डेस्टिनी कहते हैं। पहला पार्ट जिसको आप फेट या डेस्टिनी कहते हैं, ये अनचेंजेबल पार्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। अब डेस्टिनी का अर्थ क्या है? आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आप चाहकर भी अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, आपके माँ बाप वही हैं, वहां आपकी चॉइस नहीं है। आप डेस्टाइंड थे, किसी पर्टिकुलर जगह में आपने जन्म लिया, किसी के बच्चे के रूप में आपने जन्म लिया, कोई माँ बाप आपको मिले, कोई एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आपको मिला, कोई एक पर्टिकुलर फैमिली आपको मिली। इसको हम क्या कहते हैं? यह है फेट या डेस्टिनी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसकी परसेंटेज कितनी हुई ट्रिनिटी में? जो हमने ट्रिनिटी की बात करी, जो हमने यूनिवर्सल ट्रिनिटी की बात करी, उसमें इसकी परसेंटेज कितनी हुई? 33%। पासिंग मार्क्स होते हैं ना, एग्जाम्स में पासिंग मार्क्स होते हैं 33%। ये आपका फेट या डेस्टिनी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा ये चीज। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है पीपल एंड एनवायरमेंट। पीपल एंड एनवायरमेंट, ये ट्रिनिटी का दूसरा पार्ट। तो पीपल एंड एनवायरमेंट से मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, आप किन लोगों के संपर्क में हैं वो चीज कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को, आपके सबकॉन्शियस को अफेक्ट करती है। आप राहुल कौशिक के साथ हो, आप सुबह से शाम तक क्या सुनोगे? सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, मंगल कहाँ है, राहु कहाँ है। आप किसी और के साथ होगे, हो सकता है आप बिजनेस के बारे में सुनो कि बिजनेस कैसे ग्रो किया जाएगा, किस तरीके से सेल्स बढ़ाई जाएगी। आप किसी स्पोर्ट्समैन के साथ में हो तो वो एनर्जी के ऊपर बात करेगा, वो फिजिकल फिटनेस के ऊपर बात करेगा। तो आपके साथ में कौन है, कौन से लोग जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं
आपकी लाइफ को ऑल्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस पर उसका फर्क पड़ता है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? पीपल। और दूसरा क्या है? दूसरा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को जानते हैं आप लोग, किस रूप में जानते हैं आज की डेट में? जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट को किस रूप में जानते हैं आप सब लोग? सराउंडिंग्स। ओके, सराउंडिंग, ये तो एक बड़ा नॉर्मल सा एक वो हो गया है, इसको सराउंडिंग नहीं कहेंगे। एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको आज आप किस रूप में जानते हैं? आप वास्तु के रूप में जानते हैं। और वास्तु का मतलब क्या है? आप जिस वातावरण में हैं, जिस स्पेस के अंदर हैं, उस स्पेस के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। याद रखिएगा, वास्तु, वास्तु का अर्थ क्या है? वास्तु का अर्थ है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड अ पर्टिकुलर स्पेस। एक स्पेस के अंदर का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। आप में से बहुत से लोग यहां विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे, साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे, और सब लोगों ने साइंस में एक स्टेटमेंट अवश्य पढ़ा होगा। इनफैक्ट जो साइंस में नहीं रहे उन्होंने भी ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब क्या है कि इस दुनिया में ऐसा कोई वास्तु नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई स्पेस नहीं है जिस स्पेस के अंदर एनर्जी की मौजूदगी ना हो। फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा। और जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी से एक बात को ध्यान में रखिएगा, एनर्जी इज इक्वल टू वाईफाई। एनर्जी इज लाइक अ वाईफाई सिग्नल। आप लोग अपने घरों में राउटर लगा के रखते होंगे, वाईफाई लगा के रखते होंगे। आपने देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हैं तो नेट बहुत बढ़िया काम करता है, एकदम फटाफट डाउनलोडिंग होती है, फटाफट अपलोडिंग होती है, सब कुछ होता है। लेकिन वहीं आप दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो नेट रोने लगता है। रोने लगता है मतलब कि इस टाइम पर अगर राहुल कौशिक बोल रहा है तो अब जो राहुल कौशिक ने यहां बोला है वो 10 मिनट बाद जाके आपको सुनाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर जो आपका वाईफाई सिग्नल है वो पुअर है। आपका घर भी उस राउटर की तरह है और आप उस घर के अंदर एक डिवाइस के रूप में काम करते। कोई एक पर्टिकुलर जोन, एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर या एक कॉर्नर में आप जाते हैं, आपका वाईफाई बहुत बढ़िया काम करता है, आपको सीधे डायरेक्शंस मिलने लगते हैं, आपको क्लैरिटी मिलने लगती है, आपको यह पता लगने लगता है कि मेरी लाइफ मेरे को कहां लेकर जा रही है, मेरा पर्पस क्या है, जो मुझे समझाया जा रहा है, जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, वो कितना क्लियर है, वो कितना क्रिस्टल क्लियर मेरे दिमाग में जा रहा है। हर जगह नहीं होगा वो, हर जगह समझ में नहीं आएगा, हर जगह आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं होगी। याद रखिएगा ये चीज, आपका घर और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये डिसाइड करेगी कि आपका वाईफाई सिग्नल कहां काम करेगा। याद रखिएगा, ठीक है? जो आपका ट्रिनिटी है उसका दूसरा पार्ट कवर हो गया, सराउंडिंग। और तीसरा क्या है? तीसरा है यू। यू, यू यानी कि तुम। और यू से मेरा मतलब क्या है? यू से मेरा मतलब है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं फ्री विल, इच्छा शक्ति। और फ्री विल को चूज करने में आपकी हेल्प कौन करता है? फ्री विल को चूज करने में हेल्प करती है एस्ट्रोलॉजी। ये 3 पोर्शन है। आपको
90% एस्ट्रोलॉजर एक ही बात कहेंगे, आपका ये हाउस खराब है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका ये हाउस बढ़िया है, आप बहुत बढ़िया वेल्थ बना पाएंगे। आपका ये हाउस जो है ठीक नहीं है, आपका लक जो है आपका साथ नहीं देता। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वेल्थ ना बना पाए। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास लक ना हो। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना करियर स्टेबल ना कर सके। डिपेंड करता है कि आप अपनी फ्री विल के रूप में क्या चुनाव करते हैं, फ्री विल के रूप में आप क्या चूज करते हैं। ये मेरा सोचना है, आगे आगे आप भी ऐसा ही सोचना शुरू करते हैं। तो ये तीन पार्ट जो है, फेट, पीपल एंड एनवायरमेंट, और तीसरा यू, ये तीनों मिलकर यूनिवर्सल ट्रिनिटी का निर्माण करते हैं। यानी कि तीन चीजें हैं जो जरूरी हैं, जो मिलकर चीजों को 100% बनाते हैं। और तीनों का परसेंटेज कितना है? 33, 33, 33। मतलब कहने का क्या है, आपने अगर किसी एक पोर्शन पर भी काम कर लिया तो आपके पास क्या है? आपके पास पासिंग मार्क्स, आप पास हो जाओगे। अब बढ़ा दिया हो, घटा दिया हो, मुझे नहीं पता, बट पहले 33 नंबर्स अगर आते थे 100 में से तो व्यक्ति को पास कर दिया जाता था, राइट? तो बेसिकली हमारा सोचना क्या है कि हम 33% को साइड में रखकर, अरे यार मैं तो अच्छे घर में नहीं आया, मेरे पास जो है वो फैसिलिटीज नहीं थी, मेरे पास धन का अभाव था, तो ये सब 33% का हिस्सा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते थे। बट जो 66% आपके पास अवेलेबल है, वहां पर आप अपनी इच्छा शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उसी के बारे में बात करते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ज्योतिष में इन दो बातों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और दो बातें कौन सी हैं? पहली है डेस्टिनी, दूसरी है फ्री विल। आप किसी भी ज्योतिषी से पूछिए जो ट्रेडिशनल एक माइंडसेट लेके चल रहा है, वो बोल रहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा। उसने माइंडसेट बना लिया, ऐसा ही होगा। हम लोगों का सोचना थोड़ा सा अलग है। हम लोगों का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी दो तरीके से काम करती है। डेस्टिनी अलग काम करती है, फ्री विल अलग काम करती है। डेस्टिनी को क्या बोलते हैं हम? डेस्टिनी को बोलते हैं सिचुएशन। डेस्टिनी को क्या बोलते हैं? सिचुएशन। और फ्री विल को क्या बोलते हैं? चॉइस। फ्री विल को बोलते हैं चॉइस। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, कल सुबह मंगलवार के दिन आप सुबह 9 बजे अपने घर से निकलते हैं। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट होते ही आपकी गाड़ी जो है वो अचानक से किसी को हिट करती है, या कोई दूसरी गाड़ी आपको हिट कर देती है। लेट से कोई दूसरी गाड़ी जो है उसने आपको हिट कर दिया। क्या है ये डेस्टिनी है या फ्री विल है? बताइए, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको डेस्टिनी बोलेंगे, फ्री विल बोलेंगे? हाँ, फ्री विल तब जरूर हो सकती है जब आप सोच के ये निकले हो, चलो मैं तो गाड़ी को हिट करूंगा, तब ये फ्री विल हो सकती है। लेकिन ये फ्री विल नहीं, राइट? ये डेस्टिनी है। और इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्टिनी इज इक्वल टू सिचुएशन। तो सिचुएशन ऐसी बनी कि गाड़ी हिट कर गई। अब फ्री विल क्या है और चॉइस क्या है? चॉइस ये है कि आप सामने वाले को हंस के बोल देते हैं नो प्रॉब्लम, या निकलते हैं और उसका कॉलर पकड़ते हैं, वो आपका कॉलर पकड़ता है, और जो मामला है वो अपने आप ही नेगेटिव होता चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको चॉइस या फ्री विल बोलते हैं। आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी दशाएं ठीक इसी प्रकार काम करती है। आपकी दशाएं जो हैं वो आपकी सिचुएशन है, और आपकी जो फ्री विल है वो आपकी चॉइस है। हम डेस्टिनी बदलने को नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं डेस्टिनी बदलना, लेकिन हमारे हाथ में उस डेस्टिनी
के प्रति रिस्पॉन्ड करना है, अपनी चॉइस को बनाना है। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप अपनी बॉडी को कौन से हाउस से देखते हैं? फर्स्ट हाउस। आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस सिक्स्थ हाउस में चला गया। आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस सिक्स्थ हाउस में चला गया। तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या आपके जीवन में आप छठे घर के अंदर रहने के लिए डेस्टाइन्ड हैं या नहीं? आप लोग छठे घर के अंदर रहेंगे जीवन भर? ये क्या है? ये डेस्टिनी है। फ्री विल क्या है? फ्री विल ये है कि बीमार होकर रहेंगे, कि डेली एक्सरसाइज करके रहेंगे, या एक सेट रूटीन को फॉलो करके रहेंगे। ये डेस्टिनी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। एक व्यक्ति है जिसका 10th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया। उसको हर व्यक्ति कुंडली देखकर क्या कह रहा है? यार 8वां घर तो प्रॉब्लम्स का, 8वां घर ऑब्स्टेकल्स का है, तो आप डेस्टाइन्ड हो ऑब्स्टेकल्स के लिए, प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया, हम डेस्टाइन्ड है ऑब्स्टेकल के लिए और प्रॉब्लम्स के लिए। हमारे पास चॉइस क्या है? हमारे पास चॉइस ये है, हम ऑब्स्टेकल को ही करियर बना लेंगे। आप हमें कह रहे हो कि हमारा करियर ऑब्स्टेकल में चला गया, तो क्यों ना ऑब्स्टेकल को ही करियर बना लिया जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक्सीडेंट आप कौन से घर से देखते हैं? 8वें घर से देखते हैं, यस या नो? 8th। 10th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया। कुछ कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन बनेगी कि यार इस व्यक्ति के करियर का तो एक्सीडेंट हो गया है। कुछ ऐसा ही बोलेंगे ना, मतलब कि यार ये जो इसका करियर है वो कुछ ऐसी सिचुएशन में चला गया जैसे मानो किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो नॉर्मली 2 लोग पक्का पिक्चर में आ जाते हैं, परिवार से अलग। परिवार तो इमोशनल रूप से सामने आता है, अरे यार हमारे आदमी को लग गई, ये हो गया, वो हो गया। वो 2 लोग कौन होते हैं? एक वो जिसको फोन करके इंश्योरेंस का अमाउंट पूछा जाता है, अरे यार कितना पेंडिंग है, याद रखिएगा। और एक वो जो ओटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर में आपकी सर्जरी कर रहा होता है, वो कौन है? वो सर्जन है। एक हो गया इंश्योरेंस एजेंट, एक हो गया सर्जन। ये कौन से घर से निकल कर आए हैं? ये 8th हाउस से निकल कर आए। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने पहले ये माइंडसेट बना लिया कि मुझे पता है कि मेरा करियर 8वें घर में ही है, तो क्यों ना मैं अपने माइंडसेट को 8th हाउस के हिसाब से तैयार करना शुरू करूं। प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेरेंटिंग को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योतिष में एक पर्टिकुलर ये पोर्शन ऐसा है जिसको सबसे कम छुआ गया है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का जो प्रश्न है वो कहां घूमता है? अरे यार पैसा कब आएगा, नौकरी कब अच्छी मिलेगी, घर कब बनेगा। बहुत रेयर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पेरेंटिंग को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। अरे यार मेरे बच्चे की ये कुंडली है, इस पर मैं किस तरीके से काम करूं। अब प्रॉब्लम और दुविधा ये रही है कि 90% जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं, उनको उपाय के रूप में क्या मिला? अरे हमारा बच्चा गुस्सा बहुत करता है, काम करो उसको मोती पहना। ये यही रिकमेंडेशंस मिली है सबको, ये रिकमेंडेशंस मिली। हमारा सोच विचार यहां कुछ अलग कहता है। हमारा सोच विचार ये कहता है
कि जिन हाउसेस को आप सबसे नेगेटिव रूप में देखते हैं वो है 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। क्योंकि छठा घर ऐसा है जो बच्चे को बीमार कर सकता है। 8वां घर ऐसा है जो बच्चे के अंदर अनैतिकता ला सकता है। अनैतिकता का मतलब समझते हैं, बच्चे के अंदर जब अनैतिकता आएगी तो वो क्या करेगा, वो बैड कंपनी में चला जाएगा, उसकी आदतें गलत हो जाएगी, वो गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, इसको हम अनैतिकता बोलेंगे। तो फर्स्ट लॉर्ड जब 8th हाउस में आता है तो ये किसी बच्चे को अनैतिकता की तरफ ले जा सकता है। स्पेशली कब? स्पेशली जब इस प्लेनेट का टाइम पीरियड ऑपरेट कर रहा हो, जिसको आप दशा अंतरदशा कहते हैं। और तीसरा कि जब फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए। अब फर्स्ट लॉर्ड का 12th हाउस में जाना क्या करता है? 12th हाउस किस चीज का? वीकनेस का है। यहां पर आकर चीजें जो हैं वो कमजोर होने लगती। इसलिए बहुत से केसेस में जब फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में जाता है तो आपको एक अलग प्रकार की वीकनेस जो है वो फील होती है अपनी लाइफ, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स जो है अपनी लाइफ में फील होती, और इन्हीं के कारण आप डिप्रेशन में और आइसोलेशन में चले जाते हैं। आपको लगता है कि जीवन में कुछ अच्छा तो मेरे साथ होना नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का माइंडसेट कुछ इस तरीके का हो जाता है। और हम कहते हैं कि हम तीनों जगह पर अलाइनमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉर्ड इन 6th को भी अलाइन कर सकते हैं, फर्स्ट लॉर्ड इन 8th को भी अलाइन कर सकते हैं, फर्स्ट लॉर्ड इन 12th को भी अलाइन कर सकते हैं। तो घूम फिर के जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि हमारा जो ज्योतिष है वो ग्रह के अच्छे बुरे होने पर काम नहीं करता। हम उस फिलॉसफी पर नहीं काम करते, हम उस पद्धति को नहीं उस पर यकीन रखते जो किसी चीज को अच्छे या बुरे की संज्ञा दे। हम लोगों का थॉट प्रोसेस जो है वो बड़ा क्लियर है। अगर ये व्यक्ति ये पर्टिकुलर अलाइनमेंट करता है तो इसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे होंगे, और ये व्यक्ति अगर कुछ और करता है तो उसके रिजल्ट्स ये होंगे। तो जो हमारी सारी थ्योरी है वो अलाइनमेंट पर आकर टिकी हुई है, और ये अलाइनमेंट के हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। हम पराशरी ज्योतिष से भी अलाइनमेंट करते हैं, हम केपी एस्ट्रोलॉजी से भी अलाइनमेंट करते हैं, हम हिट थ्योरी या जिसको आप एस्पेक्ट थ्योरी बोलते हैं उससे भी अलाइनमेंट करते हैं, और मेरे अपने खुद के बनाए हुए रिसर्च टूल्स भी हैं ऐसे जिनके थ्रू हम अलाइनमेंट करते हैं। इसलिए जब हम एस्ट्रोलॉजी शब्द को अपने मुंह से बोलते हैं तो हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी एक अलाइनमेंट टूल है। मतलब यदि कभी आपकी कुंडली मेरे समक्ष आई या मुझे आपकी कुंडली देखने का अवसर मिला तो मैं उस कुंडली को देखकर ये आपको बिल्कुल नहीं कहने वाला कि आपका ये प्लैनेट खराब है और ये प्लैनेट अच्छा है। मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा कि आपके इस एक्शन से आपको ये रिएक्शन जो है मिले, सिंपल। और यही एस्ट्रोलॉजी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करते मुझसे पूछा कि सर बुक्स में तो लिखा होता है कि द पर्सन इज डेस्टाइन्ड टू गेट दीज रिजल्ट्स, और मेरी अपनी सोच हमेशा से यह कहती है कि जब सब चीजें डेस्टाइन्ड हैं, जब आपने हर चीज को डेस्टाइन्ड मान ही लिया है, तो सबसे बड़े मूर्ख आप और हम लोग हैं जो यहां बैठकर अपना समय खराब कर रहे हैं इन प्लैनेट्स को देखकर। कोई फायदा थोड़ी है। जब सब चीजें डेस्टाइन्ड हैं तो क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो डेस्टिनी जानने के लिए नहीं, डेस्टिनी को अलाइन करने के लिए बनी। तो कभी भी आप ज्योतिष करेंगे, कभी भी आप कुंडली देखेंगे, तो अपने मुख से सबसे पहले ये जो 2-3 रटे रटाए शब्द हैं, आपका उच्च है, आपका नीच है, आपका खराब है, आपका बेकार है, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
क्योंकि कोई भी विद्या, कोई भी पद्धति, कोई भी सिस्टम तब तक पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा, सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा, जब तक उसके प्रति आपका बिलीफ सिस्टम ऑल्टर ना हो जाए। क्योंकि आप क्या बिलीफ सिस्टम के साथ में कोई काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग सिर्फ ज्योतिष को ही नहीं, हम हर चीज को अलाइनमेंट के रूप में ही देखते हैं। हम इनफैक्ट हम वास्तु को भी उसी तरीके से करते हैं। बिकॉज आप में से यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर भी होंगे और प्रैक्टिसिंग वास्तुशास्त्री भी, और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो हर घंटे और हर घड़ी अपने घर में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते होंगे। अच्छा, अब मैं ये चीज यहां लगा दूं, मेरा ये घर एक्टिव हो जाएगा, मैं यहाँ पे लगा दूं, ये मेरा प्लैनेट एक्टिव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आप अगर अलाइनमेंट के माइंडसेट के साथ में काम करेंगे तो आपका सब कुछ अपने आप सेट होता चला जाएगा। फिर वो आपका न्यूमरो हो, वो आपका एस्ट्रो हो, वो आपका वास्तु हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम जो कुछ भी स्टडी करेंगे, जितना कुछ भी स्टडी करेंगे, वो इस माइंडसेट के साथ में स्टडी करेंगे कि हमें अलाइनमेंट कैसे करनी है। दैट्स इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं और फिर जो है वो हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। किसी ने कहा कि 12th हाउस लॉसेस का, और छठे घर से आप अपनी जॉब देखते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब किस चीज का पार्ट है? जॉब आपकी सर्विस का पार्ट है। आप जो सेवा करते हैं, आप जहां अपनी सेवाएं देते हैं, वो सेवाएं आप जॉब के रूप में देते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वहां अपनी सर्विसेज आप उनको दे रहे हैं, उसकी एवज में आपको कुछ मिल रहा है। किसी का 6th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, छठे घर का स्वामी। अब कितनी सारी प्रिडिक्शंस बनेगी इसके लिए, मैं बारी बारी से बोलता हूं। एक व्यक्ति को आप देखोगे इसी प्लेसमेंट के साथ कि उसका मैक्सिमम खर्चा बीमारियों पर हो रहा है कि नहीं? छठा घर डिजीज, 12वां घर बीमारी। एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसने बहुत लोन ले रखा होगा और वो उस लोन को लेकर बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड होगा और उसके ऊपर उसका बहुत प्रेशर पड़ रहा हो। तीसरा व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी नौकरियां बार बार बदल रही हों, वो बार बार अपनी जॉब चेंज कर रहा होगा, उसको नौकरी छोड़नी पड़ रही है। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ना लोन की प्रॉब्लम होगी, जो ना बार बार नौकरियां छोड़ रहा होगा, और ना ही जिसका खर्चा बहुत बीमारियों पर हो रहा होगा। और ये व्यक्ति कौन होगा? ये व्यक्ति वो होगा जो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर जॉब कर रहा हो। एक प्लेसमेंट है 6th लॉर्ड इन 12th, और एक प्लेसमेंट लिए आपको 4 रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखिएगा ये बात। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम एस्ट्रोलॉजी को एक सीमित इंटरप्रिटेशन के रूप में सोच लेते हैं। हमने कहीं पढ़ा हुआ देखा कि 6th लॉर्ड 12th में चला गया, ये आदमी का बीमारियों पर खर्चा होगा। हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक समय में कई सारे जीव जो हैं इस धरती पर जन्म लेते हैं, एक समय में, एक पर्टिकुलर मोमेंट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जितने लोग 6th लॉर्ड 12th में लेकर बैठे हुए हैं
इनको एक ही रिजल्ट आ रहे होंगे। और इसका फर्क क्या है? इसका फर्क बिल्कुल साफ है, इन सब लोगों की डेस्टिनी एक है, बट इन लोगों की चॉइसेस डिफरेंट। इन सब लोगों की सिचुएशन एक है, लेकिन ये सब लोग उस सिचुएशन पर किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट। आप ज्योतिष को फुल अलाइनमेंट की एक टेक्निक के रूप में यूज करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए हर रोज आपको मिरेकल्स दिखाएगी, आपके जीवन में हर रोज दिखाएगी। और यदि आप ये सोचकर ज्योतिष करेंगे कि किसी ने मेरे को बोल दिया यार तेरी कुंडली तो 5, 8, 12 से भरी पड़ी है, 5, 8, 12 से भरी हुई है, तू कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दीजिए, ऐसी चीज को छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसी विद्या को अपनाने का फायदा भी क्या, जो ऑलरेडी ये कह रही है कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब कुछ हो ही नहीं सकता तो उसको अपना के क्या करेंगे? कुछ नहीं ना। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बोलता हूं, हर व्यक्ति जो इस जीवन को जी रहा है या इस धरती पर है, उसके अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट होता है। याद रखिएगा, आप सब लोग एक ना एक टैलेंट लेकर आए हैं, और वो टैलेंट जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं ड्राइव करता है, आपको कहीं ना कहीं पुश करता है जब आप उसका यूज कर रहे हो। और जब आप उसको कहीं पर भी यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं पर उसकी एप्लीकेशन यूज नहीं आ रही है, कहीं पर भी वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसको पड़ रहा है? डायरेक्ट इफेक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी को पड़ रहा है। अब ये बात यहां पर मैंने क्यों रखी? आप में से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट मैं बोलूंगा बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हो सकता है सभी लोग यहां पर जितने भी हैं, वो सब लोग एस्ट्रोलॉजी से बेहद लगाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरे से और कुछ नहीं होगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में ही सुबह शाम दिमाग घूमता रहता है, तो मुझे तो एस्ट्रोलॉजर ही बनना है। कुछ कुछ तो है, वो कुछ की परसेंटेज तो है ये। दूसरे कौन है? दूसरे वो हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है, अरे यार मेरे को अपने बारे में ये पता चला, अच्छा मैं ऐसा अगर करूंगा या करूंगी तो मेरे को ये रिजल्ट आएंगे, मेरे को ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। दूसरे लोग हैं ये। और तीसरे लोग ये हैं जो हमेशा इस सोच विचार के साथ बैठे होते हैं, अरे यार एक्स के साथ, एक्स ने हमें पढ़ाया, कुछ नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। वाई ने हमें पढ़ाया, नहीं नहीं यार कोई सोल्यूशन नहीं मिला, अब राहुल कौशिक से पढ़ रहे, जरूर यहां पर कुछ सोल्यूशन मिल जाए। कुछ इस माइंडसेट के साथ बैठे। ये तीन लोग ही हैं सिर्फ जो ओकल्ट की तरफ आएंगे, चौथी कोई कैटेगरी नहीं। ये तीन बिरादरी हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, मैंने जो बताई अभी आपको, एक्स वाई जी। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम वहां है जहां हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं जिस चीज के लिए हम नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके चार्ट में ये साफ साफ मेंशन्ड होगा कि आप बहुत अच्छे सॉल्यूशन गिवर हैं? याद रखिएगा, ये जो शब्द मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये एक डिफरेंशिएशन के साथ में बोल रहा हूं। इनको डिफरेंशिएट करिएगा, इनको इनको मैच मिक्स मत कर दीजिए। मैंने वर्ड क्या बोला? मैंने वर्ड बोला सॉल्यूशन गिवर। सॉल्यूशन गिवर कौन होते हैं? जो बाबा जी की बूटी रखते हैं ना, कि कोई गया कि अरे मेरे को कुछ पकड़ा दो, तो पकड़ के कोई तावीज दे दिया, कुछ वो दे दिया, कुछ भी दे दिया, आप ये बहा दीजिएगा, आप इसको दबा दीजिएगा, फला फला जो भी चीजें हैं।
तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे सॉल्यूशन गिवर, कुछ के अंदर ये खूबी है। दूसरे कौन है? दूसरे वो लोग हैं जो बहुत अच्छे गाइडेंस गिवर। अब आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा काम ये कर रहा होगा, अरे यार सॉल्यूशन गिवर एक चीज हो गई, गाइडेंस गिवर एक चीज हो गई, ये कुछ एक सा भी लग रहा है और अलग अलग सा भी लग रहा है सुनने में, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? आपका ये प्लेनेट 8वां घर रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इस प्लेनेट का दान कर दीजिए। ये वर्डिंग्स किसके होंगे? आपका ये प्लेनेट नेगेटिवली एक्ट कर रहा है, आप इसका दान कर दीजिए। ये सॉल्यूशन गिवर के वर्ड्स। आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैंने मैंने ऑल ऑफ अ सडन आप में से किसी को बुलाया, बोला अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला सर हमारा बिजनेस राइज नहीं कर रहा। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, मैं वही शब्द रिपीट कर रहा हूं जो कभी मैं कंसल्टेंसी के टाइम पर करता था। अब मैं कंसल्टेंसी नहीं देता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे दी जाती। आप में से किसी को मैंने बोला बताइए क्या प्रॉब्लम है? आप बोल रहे हैं सर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। मैं पूछूंगा क्यों नहीं कर रहा, कारण बताइए। अब आमतौर पर कारण 3 ही होते हैं। पहला ये कि आपका प्रोडक्ट जो है वो घिसा पिटा है। अब घिसा पिटा इन द सेंस कि उसके अंदर कुछ इनोवेटिव नहीं, कुछ अलग नहीं, वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर काम कर रहा है जैसा एक इंडस्ट्री के अंदर हर कोई बेच रहा है, वैसा ही वो प्रोडक्ट है, इसलिए वो नहीं बिक रहा है। तो मैं आपको क्या कहूंगा, आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आइए। मैं आपको पहला ये पार्ट बोलूंगा। आप बोलोगे सर इनोवेशन कहां से होगी? मुझे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना आता है, इनोवेशन नहीं आती। तो आप अपने साथ में किसको जोड़ोगे? जो इनोवेटिव हो, जिसको इनोवेशन आती, आप उसको जोड़िए। आपकी ये पहली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम दूर हो गई। चलिए दूसरी पर आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। अब रिसोर्सेज कौन है? मशीनरी रिसोर्स है, आपकी टीम रिसोर्स है, आप जो इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी के अंदर डाल रहे हैं वो एक रिसोर्स है। तो उस रिसोर्स के लिए आपको कौन चाहिए? एक लीडर चाहिए जो इन सब चीजों को एक जगह ला सके। क्या आपके अंदर वो है? आप बोलोगे नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो इन सभी रिसोर्सेज को साथ में कनेक्ट कर सके। अब मैं आपको थर्ड प्रॉब्लम बोलता हूं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और उसको बैठे बैठे सब एग्री करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है? सर मैं ना इंटेलिजेंट बहुत हूं, मेरे पास ज्ञान बहुत है, मेरे को नॉलेज भी बहुत अच्छा है, मेरे उपाय भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सर मेरे से लोग कनेक्ट नहीं हो। मैंने बहुत पढ़ा है सर, आपकी वीडियोस से भी बहुत पढ़ा है, उपाय भी बहुत दिए, लेकिन फिर भी लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। लोगों को उपाय लगते हैं, लोगों के सॉल्यूशंस भी काम आते हैं, लोग कहते हैं आपसे अच्छी गाइडेंस कोई नहीं देता। सर इतना सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है?
रीजन इज वेरी सिंपल, आप अपने आप को मार्केट नहीं कर पा रहे। सिंपल सा रीजन है, एक लाइन में रीजन है, आप अपने आप को मार्केट नहीं कर पा रहे हो। और एक चीज याद रखिएगा जीवन में, कि चाहे कोई प्रोडक्ट हो या कोई पर्सन हो, हर आदमी मार्केट होने के लिए बैठा है, हर चीज, हर प्रोडक्ट मार्केट होने के लिए बैठा। आपने कहा मार्केट नहीं हो पा रहे हो आप, मतलब क्या है? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आप खुद को मार्केट क्यों नहीं कर रहे हो? आपका आंसर क्या है? सर मेरे को मार्केटिंग आती ही नहीं है। तो उसको हायर करो जिसको मार्केटिंग आती हो, आप राइज कर जाओ। सिंपल, सिंपल जरूर है लेकिन इफेक्टिव है, ये बता रहा हूं। सिंपल है, इफेक्टिव है। अब इन सब चीजों में आपकी हेल्प कौन करेगा? मैंने 3 बातें तो आपको यहां बोल दी। मैंने मार्केटिंग का भी बोल दिया, मैंने लीडरशिप का भी बोल दिया। एस्ट्रोलॉजी यहां हेल्प करेगी ये बताने में कि लीडर कौन है और मार्केटिंग करने वाला कौन है। समझ में आ रही है बात? किसी भी बिजनेस को, किसी भी वेंचर को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर कौन उठाता है? ऊपर उठाती है उसकी टीम, उसके लोग, उसके रिसोर्सेज। तो एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी? एस्ट्रोलॉजी आपकी ड्रीम टीम आपको बना के दे। ड्रीम टीम समझते हैं ना? मार्केटिंग वाला बंदा, डिजाइनिंग वाला बंदा। तो ये सब चीजों के लिए जब आप एस्ट्रोलॉजी को यूज करोगे, वो प्रैक्टिकल और एथिकल वे में यूज करोगे। मैं ये दोनों शब्द आपको जोड़ रहा हूं, प्रैक्टिकल भी और एथिकल भी। क्योंकि प्रैक्टिकल शब्द आपके कौन से घर को ठीक रखेगा बताइए मेरे को? प्रैक्टिकल होना आपके कौन से घर को ठीक रखता है? टेल मी। 9th हाउस का प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं है भाई। प्रैक्टिकलिटी इज 10th हाउस। अपने कर्म के लिए यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। दैट इज द ओनली रीजन के काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस को जुपिटर को अलॉट नहीं किया, सैटर्न को किया। और एथिक्स मेंटेन करने का जिम्मा किसके पास है? जुपिटर के पास है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के 2 ही तरीके हैं, बी प्रैक्टिकल एंड बी एथिकल। जम के अपनी सर्विसेज का चार्ज लो, जम के अपनी हर चीज का चार्ज लो, लेकिन सामने वाले को उसकी एवज में पूरे एथिक्स के साथ वो चीज दो जो वो डिजर्व करता है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप में से बहुत सारे ये भी प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हैं, अरे सर पैसे नहीं मांगे जाते, अरे सर फीस नहीं बोल पाते, सर कैसे बोलें, सर क्या करें, पढ़ा बहुत है, समझा बहुत है। अब देखो सब लोगों ने अपने अपने कंडीशंस देने शुरू कर दी। मेरा जुपिटर यहां है इसलिए मैं ऐसा हूं, मेरा जुपिटर 6th में है इसलिए ऐसा हूं। अब इसका भी सॉल्यूशन दूं क्या? कि फीस नहीं मांगी जाती तो क्या करो? उसको हायर कर लो जो फीस मांग सके। समझ गए? अब बहुत से लोग
बहुत से लोग क्या करते हैं, अब लोगों के पास बहानों की बड़ी अच्छी अच्छी लिस्ट है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने जो एस्ट्रोलॉजी की है ना वो एक जन सेवा के रूप में की है, हम इसको सोशल सर्विस के लिए रखना चाहते हैं। उनके बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस होते हैं इस तरीके के। उन सब लोगों को, या आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अपना पैसा भी डालते हैं, अपनी एनर्जी भी डालते हैं, अपना समय भी डालते हैं, एक बात कभी भी जीवन में मत भूलिएगा, जिस चीज को आप महत्व नहीं दोगे लोग उसको महत्व देना बंद कर देंगे। जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं लोग उस चीज का महत्व जीवन भर नहीं समझे। ये याद रखिएगा ये चीज। वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर आइडिया, वैल्यू योर नॉलेज एंड अलाइन योर सेल्फ विद द प्लैनेटरी पैटर्न। और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं ये चैलेंज के साथ आपको बोल सकता। और आपके लिए सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण यह है कि आज से 6 साल पहले इंडिया के एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने एक व्यक्ति को यह बोला था कि आप किस लाइन में घुस गए, आप पढ़ा नहीं पाओगे, आप पढ़ाना बढ़ाना आपके हाथ में नहीं, आप पढ़ाना छोड़ दीजिए, आप पढ़ा नहीं पाओगे। वो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है। जिसने बोला था उसके पास 2000 स्टूडेंट्स थे, मैं 4000 क्रॉस कर चुका हूं। ये बताने के लिए नहीं है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं या मेरे प्लैनेटरी पैटर्न जैसा कुछ नहीं है। ये बताने के लिए है कि अगर मैं अलाइन कर सकता हूं तो आप भी अलाइन कर सकते हैं। दो चीजों की रिक्वायरमेंट, आपका बिलीफ सिस्टम, आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज में। क्योंकि जब आप किसी चीज पर बिलीव करना शुरू करते हैं, किसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो एकदम से मजा नहीं आता, याद रखिएगा। जब भी कोई जर्नी स्टार्ट होती है ना तो एकदम मजा नहीं आता, गाड़ी रुकती भी है। कभी कोई हाथ देकर साइड भी खड़ा कर लेता है, अरे इधर आ जाओ, गाड़ी इधर लगा लो। और वहां पर क्या होता है, इन सिचुएशंस में क्या होता है, इन सिचुएशंस में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कोई बात नहीं, आज अलाइनमेंट नहीं हुई, अगले महीने होगी, अगले नहीं होगी, फिर होगी, फिर नहीं होगी, फिर होगी। और ये करते करते करते, ये थॉट पैटर्न रखते 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 आप कब अलाइंड हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कोई देवी देवता, कोई एनर्जी, कोई स्पिरिट नीचे आके आपको ऐसे कंधे पे हाथ रख के ये नहीं बोलेगी आप अलाइंड हो गए, यू आर अलाइंड। नहीं, ये भी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ये भी आपको अनुभव करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है ज्योतिष में, प्रॉब्लम ज्योतिष में यह है कि हर व्यक्ति जो ज्योतिष से कुछ बदलना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, उसका थॉट क्या हो गया है, उसका थॉट ये हो गया है कि हमें एक चीज मिल गई है, हमें एक टूल मिल गया है, बस हम चैंपियन बन गए। नहीं, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ टूल मिलने का खेल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी ऑब्जर्वेशन का खेल है। और एस्ट्रोलॉजी का एक और सूत्र है जो कभी मत भूलिए। कुछ लोग होते हैं
जो पढ़ाने वाले से पढ़ते हैं। ठीक, कुछ लोग पढ़ाने वाले से पढ़ेंगे और कुछ लोग जो है ना वो पढ़ाने वाले को पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे आएगी। इतनी सारी चीजें आज एक दिन में हावी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सब लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से ज्योतिष वेदांग में चीजें जो है वो समझाई जाती हैं, कराई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है मजा आएगा आप लोगों को, और एक अलग दृष्टिकोण से आप ज्योतिष को देखोगे, एक अलग दृष्टिकोण से आप वास्तु को देखोगे, एक अलग दृष्टिकोण से आप न्यूमरोलॉजी को देखोगे। आप ये भूल जाओगे कि बुक्स में क्या लिखा है। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये रही कि मैंने जीवन भर जितना भी पढ़ाया, जब भी पढ़ाया, चाहे वो कोई वर्कशॉप रही हो, वो कोई ऑफलाइन कोर्स रहा हो, ऑनलाइन कोर्स रहा हो, मुझे पता ही नहीं होता कि बुक है क्या चीज। मुझे नहीं पता, मेरे को डेफिनेशन नहीं पता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव को बांटता हूं, अपने एक्सपीरियंस को बांटता हूं। जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की अपने जर्नी के अंदर, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। उन चीजों को आप अपने हॉरोस्कोप पर लगाएंगे और वो लगाने के बाद, उनको समझने के बाद, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद, जाहिर सी बात है आप भी इस विषय में परिपक्व हो जाए। तो आज एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी सेशन था आप लोगों के लिए। दिवाली आ रही है, मैं समझता हूं कि ये दिवाली जो है आप सब लोगों के लिए ज्ञान, धन, हर चीज की वर्षा जो है आपके जीवन में करे। और जो भी हम लोगों का सेशन रहेगा वो दिवाली के बाद ही रहे। और जितने भी लोग, आप बहुत से लोग रहते हैं वो बड़े उत्सुक रहते हैं, अरे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो चिंता मत कीजिए। देखिए, ज्योतिष दो चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देता है। दो चीज, पहला पेशेंस और दूसरा लेट गो। और ये जो दोनों वर्ड्स है ना, ये कोई ऐसे वर्ड नहीं है कि आपने कहीं यूट्यूब में सुन लिया हो, अरे यार ये तो सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का एक तरीका है, ये तो बड़े बड़े जो बाबा लोग हैं ना वो बोलते हैं, अच्छा पेशेंस भी रखो लेट गो भी रखो, पेशेंस भी रखो लेट गो भी रखो। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। ये दो चीजें प्रैक्टिस करो, और दो नहीं, इनफैक्ट मैं कहूंगा तीन। पहला पेशेंस, दूसरा लेट गो, और तीसरा थैंकफुल, किसी भी चीज के प्रति थैंकफुल रहना। ये तीन चीजें जो हैं, ये एक महीने प्रैक्टिस कर लेना। जिन लोगों ने 799 भरे हैं उनको 799 आगे 30, जिन्होंने 3199 भरे हैं उनके आगे 30, और जिन्होंने 7999 भरे हैं उनके आगे 30 लगा ले। लिटरली बोलता हूं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।